बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो हमारी सितंबर 2022 के बाद जो अगली अटेम्प्ट आनी है मार्च 2023, इसमें जो कैफ टू के सब्जेक्ट में जो चेंजेस हैं, क्योंकि बजट आ चुका था जून 2022 को और फाइनेंस एक्ट पास हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंजेस टैक्स लॉ में आई हैं वो सितंबर में तो एग्जामिनेबल नहीं थी, क्योंकि वो फोर मंथ्स का बेंचमार्क पूरा नहीं करती थी। तो इसलिए अब ये मार्च 2023 में तो टेस्ट होंगी, एग्जामिनेबल है। तो हम इस वीडियो में उन चेंजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो चेंजेस अब कैफ टू के सिलेबस में होंगी। इस वीडियो ये पार्ट वन है, इसमें मैं सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर बात करूँगा। जो इनकम टैक्स का रिटर्न असेसमेंट अपील्स वाला एरिया है उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, और इसी तरह सेल्स टैक्स वाले पार्ट पे भी हम डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करेंगे। सो जो चेंजेस हैं सिर्फ उसके ऊपर बात होगी। जो चेंजेस भी इनकम टैक्स में वो जो कैफ टू के सिलेबस से रेलिवेंट है। सो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। कोई चेंज नहीं है, एक्ट का कोई चूंकि सेक्शन इसमें डिस्कस नहीं हुआ हुआ। सो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और चैप्टर थ्री एथिक्स, इसमें चूंकि एक्ट से मुतल्लिक कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई हुई, तो इसलिए पहले तीन चैप्टर्स में तो कोई चेंज होगी ही नहीं। जो फोर्थ चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, इसमें बिल्कुल ऑर्डिनेंस डिस्कस होना स्टार्ट हो जाता है, और रेजिडेंशियल स्टेटस की जो डेफिनेशन है उसमें चेंज है। जो इंडिविजुअल का डेफिनेशन है वो क्या था, डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ कि अगर आप पाकिस्तान में फिज़िकल प्रेजेंस है आपकी 183 डेज या इससे ज़्यादा तो आप रेजिडेंट तस्वर किए जाएंगे, और अगर 182 दिन तक है तो फिर नॉन रेजिडेंट तस्वर किए जाएंगे। अब इसमें ये जो सेक्शन 82 है, इसमें एक इजाफा कर दिया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। और वो इजाफा क्या है कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान के शहरी हो, अगर आप पाकिस्तान की सिटीज़नशिप रखते हो और आप किसी दूसरे कंट्री में प्रेजेंट नहीं हो फॉर मोर देन 182 डेज, किसी दूसरे मुल्क में 182 दिन या उससे ज़्यादा आपका स्टे नहीं बनता। ये किसी एक मुल्क की बात हो रही है, यानी अगर आप 5 6 7 8 मुल्कों में फिरते रहे लेकिन किसी एक मुल्क में 182 दिन का स्टे नहीं बनता, तो आप रेजिडेंट सर्वर किए जाएंगे। और दूसरी शर्त क्या है, इसी डी जो नया सब सेक्शन ऐड हुआ है इसमें, वो इज़ नॉट रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर आप किसी दूसरे मुल्क के कानून के मुताबिक वहाँ के रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं बनते, तो भी आप पाकिस्तान में रेजिडेंट तस्वर किए जाएंगे। जो पहले एक कंडीशन होती थी कि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अगर है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी था कि उसका फ़िज़िकल प्रेजेंस हो 183 दिन, तो फिर वो रेजिडेंट होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अगर है तो फिर वो उसके 182 दिन किसी और मुल्क में, किसी एक मुल्क में, वो सिंगल कंट्री में अगर 182 दिन नहीं बन रहे इस टैक्स ईयर के अंदर, तो हम उसको रेजिडेंट कहेंगे टैक्स लॉ के मुताबिक। या फिर ये है कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क में रेजिडेंट टैक्स पेयर हो उस मुल्क के कानून के मुताबिक, तो फिर भी हम उसको रेजिडेंट तस्वर नहीं करेंगे। अगर वो कहीं रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं है किसी दूसरे मुल्क का, किसी एक मुल्क में 182 दिन भी नहीं रहा, तो फिर पाकिस्तान का कानून अब ये कहता है कि वो बंदा रेजिडेंट तस्वर किया जाएगा। ये रेजिडेंशियल स्टेटस की डेफिनेशन में जो चेंज है ये आ गया जी। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चेंज है, सैलरी के चैप्टर में। अब एक्चुअली सैलरी के चैप्टर में जो चेंज मैंने है, चूंकि मेरे नोट्स में ये कैटेगराइज यहाँ पे हुआ हुआ है। हमने ये एक एग्जाम्पशंस का टॉपिक पढ़ा था सेक्शन 44, जिसमें हम बात करते थे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स अगर कोई हैं, टैक्स ट्रीटीज़ किसी मुल्क के साथ हुई हुई हैं, या किसी मुल्क के साथ आपका एड एग्रीमेंट हुआ हुआ है और उसमें किसी इनकम को एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी उसको एग्जाम्प्ट ही ट्रीट करेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में टैक्स ट्रीटी का ज़्यादा अहमियत है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुकाबले में। अगर कहीं पे ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में खुद ही लिखा हुआ है सेक्शन 44 में कि फिर वो ट्रीटी जो है, जो मुआहदा दूसरे मुल्क के साथ आपका हुआ है, उसकी प्रोविजन टैक्सेशन के मामलात के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से ज़्यादा अफजल मानी जाएंगी और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा ना। यहाँ पे एक प्रोविजन ये थी कि एनी इनकम अंडर अ बायलैटरल और मल्टीलैटरल टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट is exempt from tax subject to following conditions. Income is received by person who is not citizen of Pakistan.
ना यहाँ पे ये जो एक एग्जाम्पशन अवेलेबल थी, मैं पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन थी वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं है तो फिर उसकी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती थी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस जो कि बताई गई थी। तो इसका मतलब ये कि ये एग्जाम्पशन सिर्फ किसको अवेलेबल थी, हु इज़ नॉट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान की सिटीज़नशिप नहीं रखता वो सिर्फ अपनी इनकम को एग्जाम्प्ट करवा सकता था इस प्रोविजन को इस्तेमाल करके। अभी टैक्स लॉ ने चेंज कर दिया। टैक्स लॉ ने चेंज क्या कर दिया जी, टैक्स लॉ ने चेंज ये कर दिया, टैक्स लॉ ने कहा कि ये जो सब सेक्शन 3 था सेक्शन 44 का, एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पे लफ्स चेंज कर दिया, पहले क्या था, हु इज़ नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अभी क्या कर दिया, एनी पर्सन। यानी इसका मतलब ये है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी अब अपनी इनकम उसकी एग्जाम्प्ट हो सकती है अगर वो अपनी इनकम कमा रहा है अंडर एनी बायलैटरल टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट, और वो ये सारी कंडीशंस भी पूरी कर रहा है, और उस एग्रीमेंट में उसकी इनकम को एग्जाम्प्ट अगर करने का कहा गया है तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक उसकी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। पहले वो एग्जाम्पशन उसको नहीं मिलती थी अगर वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होता था तो, लेकिन अब ये एग्जाम्पशन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी अवेल कर सकता है। दूसरी चेंज ये है कि एक सब सेक्शन 4 ऐड किया गया है इसी में ही, और वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को एक पावर दी गई है कि आप अगर चाहें तो किसी की इनकम को इसी तरह के एड एग्रीमेंट्स में, या वफाकी हुकूमत के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो इनकम को एग्जाम कर सकती है केस टू केस बेसिस पे मामले को देखते हुए। सो दिस वाज, ये एक्चुअली सैलरी के टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, ये चूंकि हमने एग्जाम्पशंस पढ़ी थी सैलरी के चैप्टर में तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ग्रुप कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में काफ़ी सारा चेंज है। फर्स्ट चेंज इज़, जो हमने डिडक्शंस नॉट अलाउड सेक्शन 21 पढ़ा है, उसमें एक प्रोविजन हमने पढ़ी थी कि अगर आप कोई आप एम्प्लॉयर हैं और आपके कुछ मुलाजमीन हैं और आपने उनके लिए एक कोई फ़ंड बनाया हुआ है, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव पेंशन फंड, अनअप्रूव सुपरएनुएशन फंड, तो इस फंड में जितना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा उसको वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उसके फंड जो है वो अनअप्रूव्ड हैं। लेकिन अगर अप्रूव्ड हो तो फिर इसका मतलब अलाउड था। तो अब टैक्स लॉ ने इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, और ये रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है, रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी है, ये एक नई क्लॉज ऐड कर दी। और ये क्या कहते हैं जी, ये कहता है ये कि एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय a person to an approved gratuity fund, approved pension fund, approved superannuation fund. सो अब टैक्स लॉ ये कह रहा है कि अगर आपका फंड बेशक अप्रूव्ड भी हो, अगर वो अप्रूव्ड भी है, और ये कौन कौन से फंड की बात हो रही है, ग्रेचुटी की, पेंशन की और सुपरएनुएशन फंड, यानी जो 60 साल के बाद बेनिफिट देने वाले फंड होते हैं। तो अगर आपका फंड अप्रूव्ड भी है तो भी अब आपको पूरा कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर करेगा वो पूरा एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा, बल्कि उसका 50% अलाउड होगा। तो पहले क्या था, अगर आपका फंड अप्रूव्ड है तो आपको जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स फंड में डाल रहा है वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ हो जाता था। अब उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वो 50% तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया है तो 50 का एक्सपेंस अलाउड होगा। सेकेंड चेंज जो आया वो क्या, हमारे पास एक प्रोविजन थी लॉ की, वो ये कि एक्सपेंडिचर अंडर सिंगल हेड ऑफ अकाउंट अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर आपने क्रॉस चेक से पेमेंट करनी है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू 25,000 से कम है तो फिर आप कैश में पे कर सकते हैं। टोटल उसका बेशक बढ़ जाए 2.5 लाख से, लेकिन अगर सिंगल ट्रांजैक्शन, जो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन हैं, वो 25,000 से कम है तो कोई मसला नहीं है ना। यहाँ पे एक प्रोविज़ो ऐड किया गया है जी। वो प्रोविज़ो क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर ऑल्सो दैट दिस क्लॉज shall not apply to a company from a date clause LA has been made effective। सो अब ये एक एक्चुअली लॉ में एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया था कि एक नई क्लॉज LA ऐड की गई थी जो कि एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ऐड की गई। ऑर्डिनेंस 120 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया, ये पिछले साल ऑर्डिनेंस एक आया और एक क्लॉज LA ऐड हो गई, लेकिन वो 120 दिन के बाद वो खुद ही ख़त्म हो गई। लेकिन और वो LA क्लॉज क्या थी वो भी अभी हम आगे डिस्कस करने लगे हैं।
बिल्कुल जैसे ये एक प्रोविजन थी कि 2.5 लाख से ज़्यादा का ख़र्चा आपका अगर सिंगल हेड ऑफ अकाउंट में है, इसकी एक काफ़ी डिटेल्ड साइंस थी जो हमने डिस्कस की हुई है। तो इसी तरह की एक प्रोविजन कंपनीज के लिए बनाई गई। ठीक है, सो टाइप ऑफ पर्सन में जो कंपनी होता है उसके लिए एक अलहदा से क्लॉज एल ए क्रिएट की गई, यानी ये जो 2.5 लाख वाला क्लॉज थी ये कंपनी पे अप्लाई नहीं होनी थी। अब कैफ में चूंकि कंपनी का टैक्सेशन टेस्ट नहीं किया जाता, तो इसलिए को ख़ास इसका इतना ज़्यादा जिक्र भी नहीं हुआ क्लास में भी। सो अब हम ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो इन्होंने चेंज किया है ये क्या किया है। अगेन ये न्यूमेरिकली शायद टेस्ट ना हो क्योंकि कैफ में कंपनी का टैक्सेशन टेस्ट नहीं होता। एनी एक्सपेंडिचर बाय अ टैक्स पेयर बीइंग अ कंपनी, सो अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे जिस टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं वो कंपनी है। फॉर अ ट्रांजेक्शन पेड और पेएबल अंडर सिंगल हेड ऑफ अकाउंट विच इन एग्रीगेट एक्सीड्स ₹250,000, सो वही 2.5 लाख रुपए, मेड अदर देन बाय डिजिटल मीन्स। डिजिटल मीन्स के बगैर अगर आप पेमेंट करते हैं तो फिर वो आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। 2.5 लाख से ज़्यादा का अगर आपने सिंगल हेड ऑफ अकाउंट में खर्चा कर दिया। फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर नोटिफाइड टू द कमिश्नर अंडर सेक्शन 114A। 114A बेसिकली जो वही रिटर्न फाइलिंग वाले, आपकी जब रजिस्ट्रेशन होती है तब आपने बताना होता है कि मैं अकाउंट कौन सा यूज़ करूँगा। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग ₹25,000, expenditure on account of utility, freight, postage, blah blah blah. Provided further that this clause shall be effective from such date as board may notify। अच्छा, अब इसमें सिंपल एक तो आपको ये चीज़ पहले क्लियर रखनी है कि ये जो सेक्शन था, क्लॉज थी पीछे वाली, ये कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। और इसका एक ये प्रोविज़ो प्रोवाइडेड करके ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये कि जो पिछली बात थी जो हमने अपनी क्लास में पढ़ी थी ये वाली, ये कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है अब। और कंपनी के लिए एक अलहदा है सेक्शन, और इसमें उन्होंने कहा जी ये कंपनी पेमेंट करेगी डिजिटल मीन्स से। और डिजिटल मीन्स को फिर डेफिनेशंस के चैप्टर में जाके एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो कौन कौन से हैं ज़राए जिनको डिजिटल मीन्स कहा गया है। सो कुछ भी नहीं, कोई नई चीज़ ख़ास नहीं है, बस ये है कि ये जो पेमेंट, जैसे यहाँ पे इतने सारे मोड्स लिखे हुए थे, यहाँ पे कंपनी के लिए केस में ये डिजिटल मीन्स होगा। डिजिटल मीन्स जो है वो डिफाइन हुए हैं सेक्शन 2 के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चेंज है दैट इज़ ये जो सैलरी की हम पेमेंट करते थे, अगेन सेक्शन 21 की ही चेंज है। सेक्शन 21 में डिडक्शंस नॉट अलाउड लिस्टेड है, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि सैलरी अगर 25,000 से ज़्यादा आपने पे कर दी क्रॉस चेक या एम्प्लॉय बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए बगैर, तो फिर वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होती। अभी टैक्स लॉ ने इसमें एक चेंज कर दिया है, और चेंज ये किया है कि एनी सैलरी पेड और पेएबल एक्सीडिंग ₹25,000 पर मंथ बाय अ क्रॉस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफ़र, और इसमें ऐड किया कर दिया और थ्रू डिजिटल मीन्स। सो वो डिजिटल मीन्स जो हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं कि आप उसके ज़रिए भी अगर पेमेंट करेंगे तो भी वो आपको इसी के इक्विवेलेंट होगा कि जैसे आपने क्रॉस चेक या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू वो पेमेंट की है एम्प्लॉय को। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चेंज है इसी सेक्शन 21 में, अगला चेंज है वो क्या है कि अगर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था, ठीक है जी, अम, जो अपना कोई ख़र्चा करता है एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स, अगर आपने कोई सेल्स की है और वो सेल एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने की, और वो किसको की, टू अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, जो सेल्स टैक्स एक्ट के अंडर उसको रजिस्टर होना था लेकिन वो नहीं उसने अपने आप को करवाया, जानबूझ के मस्ती कर रहा है और रजिस्टर नहीं करवा रहा अपने आप को। द एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो फिर आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन थी कि आप अपने जितने भी एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हो उसको वैल्यू ए कहा, उसको आप डिवाइड करो बी से। बी का मतलब जो आपकी जितनी भी सेल है, टर्नओवर है उससे, और फिर मल्टीप्लाई करो सेल टू वन अनरजिस्टर्ड पर्सन अप टू 100 मिलियन और अबव, और जो आपने वन पर्सन को, यानी आप अपने एक्सपेंसेस में से प्रोपोर्शनेटली वो हिस्सा अलहदा करें जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है उससे ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, सो आपने अगर 100 रुपये की सेल की है जिसमें से लेट से 20 जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, हु वाज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट,
तो फिर आपके एक्सपेंसेस में 80 और 20 का एक प्रोपोर्शन बनाया जाएगा, और जो 20 का के इक्विवेलेंट पोर्शन होगा वो एक्सपेंस आपको डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये था कि सेल एक बंदे को 100 मिलियन से ज़्यादा अगर आपने की, और तब ये प्रोविजन अप्लाई होती थी। दूसरा ये कि आपका जो डिसअलाउड एक्सपेंस है वो 10% ऑफ टोटल डिडक्शंस, यानी टोटल डिडक्शन जो आप क्लेम करें उसके 10% से ज़्यादा डिसअलाउ आपको नहीं करेंगे, ज़्यादा ज़्यादती आपके साथ नहीं होगी। और अगर एफबीआर चाहे तो किसी को इजाज़त खुली छुट्टी दे सकता है कि भाई आप बेशक करो सेल ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को। ना यहाँ पे अब एक नई क्लॉज इसी में ऐड की है कि एनी एक्सपेंडिचर attributable to sales claimed by any person who is required to be integrated but fails to integrate his business with the board or through approved fiscal electronic device and software, provided that the disallowance of expense under this clause shall not exceed 8% of the allowable deductions. Now यहाँ पे जैसे यहाँ पीछे ये प्रोविजन थी कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल नहीं कर सकते, तो इसी तरह एफबीआर ने कहा ये कि आप जो बिजनेसेस हैं वो अपने पास जो भी सेल करेंगे उसको, उस सेल अपने कंप्यूटर्स जो हैं उसको हमारे साथ पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे एफबीआर के सर्वर के साथ, और वो जो एफबीआर का जो सर्वर है उसके ऊपर सारा रियल टाइम सेल रिपोर्ट हो रही होगी। अब अगर किसी पर्सन को रिक्वायर्ड है कि वो अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करे और वो अपने सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं कर रहा, तो बात ये हो रही है कि एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स claimed by any person who is required to be integrated but fails to integrate his business with the board through um, approved fiscal electronic device, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम पड़ा होता है जिसके ऊपर आप बिल शिल प्रिंट करके देते हैं कस्टमर को। तो इस बंदे ने जो भी एक्सपेंडिचर क्लेम किया होगा, एनी एक्सपेंडिचर क्लेम टू सेल्स क्लेम्ड बाय द पर्सन हु, जिसने अपना वो सिस्टम कनेक्ट करना था और वो अपना सिस्टम कनेक्ट नहीं कर रहा एफबीआर के सिस्टम के साथ, प्रोवाइड दैट दिस अलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट एक्सीड 8% ऑफ द अलाउएबल डिडक्शन। अलाउएबल डिडक्शन जो हैं उसके 8% से ज़्यादा आपको डिसअलाउ नहीं करेंगे। जो आपकी बिल्कुल सही डिडक्शंस होंगी, जायज़ बनती होंगी, वो सारी की सारी डिसअलाउ नहीं होंगी, लेकिन मैक्सिमम उसका 8%। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोविजन पे चलते हैं ज़रा। ओके जी, नेक्स्ट जो एसेट्स के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी, सॉरी एसेट्स के अंदर हमने अ, एक एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। एलिजिबल डेप्सिबल एसेट वो एसेट्स थे जिनके ऊपर हम इनिशियल अलाउंस बनाते थे। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम एक मैंने आपको बताया था, वो ये था कि जो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट हैं उसके लिए जो एलिजिबल डेप्स जो इनिशियल अलाउंस के रेट हैं उसमें बिल्डिंग का जो रेट है वो नहीं अवेलेबल था। और अभी इनकम टैक्स लॉ ने क्या किया है कि उसी प्रॉब्लम को करेक्ट किया है अपनी ऑर्डिनेंस के अंदर, और उन्होंने कहा ये कि जो इन एलिजिबल डेप्सिबल एसेट हैं उसकी डेफिनेशन में से इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको उस लिस्ट में डाल दिया है जिन एसेट्स को हम एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं कहते, यानी कि जो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं होते, क्योंकि ये एक नेगेटिव लिस्ट है जो कि बताया गया है इट इज़ एलिजिबल डेप्सिबल एसेट हैज़ बीन डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन। तो आइटम्स को एक्सक्लूड करके बताया गया है कि बाकी जितने भी हैं वो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट हैं। तो इसमें एक मज़ीद एक्सक्लूजन में इजाफा हो गया, और वो क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। तो इसका मतलब ये हुआ, या स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, तो इसका मतलब वो जो बिल्डिंग थी वो भी अब एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की डेफिनेशन से निकल गई हुई है। सो ये करेक्शन है जो कि ज़रूरी थी, कर लेनी चाहिए थी, जो और हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चेंज है वो इसी एसेट्स वाले एरिया में ही है, एंड दैट इज़ अबाउट कॉस्ट। कॉस्ट सेक्शन 76 में, सेक्शन 22 में एक प्रोविजन थी कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है विच इज़ नॉट प्लाइंग फॉर हायर, उसकी कॉस्ट 2.5 मिलियन से ज़्यादा आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आपने 2.5 मिलियन से ज़्यादा ख़रीदा है तो भी कॉस्ट 2.5 मिलियन ही रिकॉर्ड की जाएगी। नाउ इसमें एक
चेंज कर दिया इस टैक्स लॉ ने, इसको इन्हेंस कर दिया क्योंकि गाड़ियाँ वैसे भी महंगी हो चुकी हुई हैं और ये काफ़ी पुरानी वैल्यू थी। तो इसको अब 7.5 मिलियन 7.5 मिलियन कर दिया है, 2.5 मिलियन से बढ़ाकर। ठीक है, सो अब 75 लाख रुपए तक, पहले 25 लाख रुपए लिमिट थी, अब यही लिमिट 75 लाख हो गई हुई है, 25 से बढ़ के। इसमें अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जैसे लीज़ के केस में भी 25 लाख की लिमिट थी कॉस्ट के ऊपर, तो वो उसको चेंज नहीं किया गया, उसको भी ऑर्डिनेंस में चेंज होना चाहिए। बहरहाल वो वहाँ पे चेंज नहीं है, तो इसका मतलब प्रैक्टिकली कुछ एक जगह पे ये अवेलेबल है और दूसरी जगह पे अवेलेबल नहीं है ये वाली लिमिट। सो एक जगह पे वो 25 लाख ही है और अभी यहाँ पे 75 लाख कर दी गई है, कॉस्ट को अलाउ कर दिया। अच्छा जी, अब हम ज़रा अगली चेंज देखते हैं कॉस्ट से मुतल्लिक। ये कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन से मुतल्लिक है नेक्स्ट चेंज, जो कि चेंज क्या है जी कि टैक्स लॉ में पहले ये प्रोविजन मौजूद थी कि आपने जब एसेट को ख़रीदा तो जिस साल में आपने ख़रीदा उस साल में आपको डेप्रिसिएशन जो है वो वो 50% अलाउ होती थी और ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी 50%। तो ये एक 50% रूल था जो कि ईयर ऑफ एक्विजिशन में और ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन हम जब बनाते थे उसके ऊपर अप्लाई होता था। तो अभी इस साल टैक्स लॉ ने इसको इसमें चेंज कर दिया। और चेंज क्या किया जी, चेंज ये किया कि ये जो 50% वाली प्रोविजन थी, ये जो जब आपको ऑर्डिनेंस सी ए फाइनल में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ये नीचे ऑर्डिनेंस जो लिखा होता है ऊपर एक्चुअल एक्टिव प्रोविजंस होती हैं और नीचे उसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री होती है। सो प्रोविजो ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोविजन थी इसको ओमिट कर दिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया ऑर्डिनेंस से, ये जो 50% वाली थी। सो ये 50% वाली जो प्रोविजन थी कि अगर आप 1 जुलाई 2020 के बाद एसेट खरीदते हैं तो 50% डेप्रिसिएशन लेंगे, और ईयर ऑफ एक्विजिशन में भी और डिस्पोजल में भी, तो उसको अब ओमिट कर दिया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईयर ऑफ एक्विजिशन में फुल ईयर डेप्रिसिएशन और ईयर ऑफ डिस्पोजल में नो डेप्रिसिएशन। सो वो वाली प्रोविजन जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है, सो ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022 दोनों को ख़त्म कर दिया, यानी ईयर ऑफ एक्विजिशन वाली प्रोविजन भी ख़त्म कर दी और ईयर ऑफ डिस्पोजल वाली प्रोविजन को भी ख़त्म कर दिया। ईयर ऑफ अब क्या होगा, अब पीछे ये बच जाएगा ऑर्डिनेंस में, तो मतलब ये कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगी इन ईयर ऑफ एक्विजिशन और नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो जैसे थे पुरानी वाली प्रोविजन ही एप्लीकेबल हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट बिजनेस इनकम। अब हम जल्दी से ज़रा कैपिटल गेन्स में जो चेंजेस हैं उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या चेंजेस की। अच्छा जी, कैपिटल गेन्स में जो चेंजेस हैं वो, उसमें सबसे पहली चेंज तो ये है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी ना, उसके केस में आप पहले ये देखते थे कि जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने से, उसका होल्डिंग पीरियड कितना है। सो वो जो होल्डिंग प्रोविजन होती थी, उसके होल्डिंग पीरियड होता था, सॉरी, उस होल्डिंग पीरियड से के मुताबिक फिर कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होते थे। मसलन अगर 100 रुपये का कैपिटल गेन है तो उसको पहले देखते थे कि कितना अर्सा आपने प्रॉपर्टी को होल्ड किया है। सो अगर वो 1 से 2 साल का पीरियड है तो उस 100 का 3/4 कर देते थे आप, यानी फिर 75 रुपीज़ टैक्सेबल होगा और फिर उसके ऊपर एक अलग से रेट ऑफ टैक्सेस थे जो आप अप्लाई करते थे। अभी टैक्स लॉ में चेंज ये आ गया कि ये जो होल्डिंग पीरियड वाली प्रोविजंस थी ये ख़त्म हो गई। ठीक है, सो सब सेक्शन 3A ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022, मतलब ये कि ये जो होल्डिंग पीरियड हम देखते थे कि 3/4 करना है, 1/2 करना है, 1/4 करना है, इसको अब डिलीट कर दिया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। तो मतलब ये हुआ कि अब होल्डिंग पीरियड को नहीं देखना है आपको। और साथ में दूसरी चेंज ये कर दी कि जो रेट ऑफ टैक्स था, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक होता था इनकम फ्रॉम ये कैपिटल गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसके जो रेट्स थे उनको रिवाइज कर दिया गया। ठीक है, सो दो चेंजेस हो गई। एक तो ये हुआ कि वो जो होल्डिंग पीरियड था वो अब आपने नहीं देखना है, पूरे का पूरा जितना भी कैपिटल गेन है वो सारे का सारा टैक्सेबल होगा, और वो जो टैक्सेबल गेन होगा उसके लिए रेट के जो स्लैब्स हैं वो चेंज हो गए। वो जो रेट्स हैं, रेट्स के ऊपर हम सबसे एंड पे बात करेंगे। रेट्स की चेंज जहाँ पे भी हो उसके बारे में बिल्कुल कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके लास्ट पेज पे रेट ऑफ टैक्स गिवन होते हैं। सो ये अब आपने एक चीज़ नोट कर ली कि कैपिटल गेन्स के केस में जो प्रॉपर्टी है
इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके केस में होल्डिंग पीरियड को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, पूरे का पूरा कैपिटल गेन को टैक्सेबल कर देंगे। दूसरी जो चेंज है कैपिटल गेन्स में, दैट इज़ कि जिस वक्त यहाँ पे एक प्रोविजन थी सेक्शन 37(4)(a) में, और वो प्रोविजन क्या थी कि आप जिस वक्त प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं इन सिचुएशंस में, यानी गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, डिवोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ एओपी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो फिर ऐसी सूरत में फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन उसको कॉस्ट तस्वर किया जाता था। ठीक है जी। और टैक्स लॉ ने अब इसको चेंज किया है। टैक्स लॉ ने इसको अब चेंज क्या किया है, टैक्स लॉ ने चेंज ये किया है कि ये जो सब सेक्शन 4A था इसको ओमिट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब ओमिशन का इम्पैक्ट ये होगा कि इसका मतलब ये कि ये प्रोविजन तो अब लॉ में मौजूद ही नहीं है, डिलीट हो गई लॉ से। तो अगर डिलीट हो गई तो फिर एक सेक्शन 79 है नॉन रिकग्निशन रूल, वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने इनहेरिटेंस के थ्रू एक एसेट एक्वायर किया, ठीक है, और लेट से एक बंदे ने उसको 100 रुपए का ख़रीदा, लेकिन जब वो फौत हुआ तो उसकी बच्चे को वो एसेट मिल गया इनहेरिटेंस के थ्रू। अब जिस वक्त वो एसेट उसको ट्रांसफ़र हुआ तो उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू थी 200 रुपये। अब वो जो बच्चा है जिस वक्त अपने इस एसेट को बेचेगा, तो लेट से 300 का उसने बेचा है, तो 300 में से कॉस्ट माइनस करनी है। कॉस्ट क्या ली जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी 200। अब अगर ये प्रोविजन डिलीट हो गई तो फिर इसका मतलब क्या है कि उसकी कॉस्ट वही होगी जो एक्वायरर की कॉस्ट थी, यानी जो उसके फादर ने कितने का लिया था, 100 रुपए का। तो 300 जो उसकी अब डिसकंसिडरेशन है उसमें से हम 100 को माइनस करेंगे, क्योंकि अब ये वाली प्रोविजन ऑफ लॉ से ख़त्म हो गई है। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये कि हमारे जितने भी कैपिटल एसेट होते थे अदर देन सिक्योरिटीज़ एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनके केस में अगर उनका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है तो 3/4 ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल होता था। ये जो 3/4 वाली प्रोविजन है इसको भी सेक्शन में से ख़त्म कर दिया गया है, सब सेक्शन 3 ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब पूरे का पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। आपको वो जो 3/4 वाली आप लगाते थे एक कैपिटल गेन के ऊपर, फैक्टर मल्टीप्लाई करते थे 3/4 का, वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरे के पूरे कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होंगे और वो आपकी नॉर्मल टैक्स regime में टैक्स हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट विल गो। सो ये कैपिटल गेन्स की चेंजेस थी। इसी तरह लॉसेस के चैप्टर में एक चेंज है, लेकिन वो कंपनी से मुतल्लिक है, और कंपनी का टैक्सेशन चूँकि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्टेबल अलाउंसेस में एक चेंज है जी, प्रॉफिट ऑन डेट का डिडक्टेबल अलाउंस था उसको भी अगेन सेक्शन 60C ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022, इसको भी ओमिट कर दिया गया है। यानी कि अब प्रॉफिट ऑन डेट, यानी वो जो सूद, आपने घर ख़रीदा और उसके ऊपर सूद अदा किया आपने, तो उसका आपको एक डिडक्टेबल अलाउंस मिलता था, उस डिडक्टेबल अलाउंस को अब ख़त्म कर दिया गया है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। इसी तरह जो टैक्स क्रेडिट्स हैं, टैक्स क्रेडिट्स में से भी दो टैक्स क्रेडिट्स को ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 62 में था टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस, और 62A था टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। सो जो ये जो शेयर्स एंड इंश्योरेंस था सेक्शन 62, सेक्शन 62 टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 62 ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022। सो इस सेक्शन 62 को डिलीट कर दिया गया, और इसका मतलब ये कि अब ये टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। और दूसरा जो टैक्स क्रेडिट था दैट वाज अबाउट सेक्शंस दैट वाज गिवन इन सेक्शन 62A, और सेक्शन 62A भी ओमिट कर दिया गया है। ओमिट मतलब डिलीट, मतलब ये कि अब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये दोनों टैक्स क्रेडिट्स भी अब अवेलेबल नहीं हैं। एक डिडक्टेबल अलाउंस ख़त्म हो गया और दो टैक्स क्रेडिट्स जो थे वो ख़त्म हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ टैक्सेशन ऑफ एओपी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जो टैक्सेशन थी उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक हमने सेक्शन 92 पढ़ा था, और वो क्या कहता था कि इफ़ एओपी हैज़ पेड टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट्स देन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मेंबर शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ये एक प्रोविजन, ये इसकी वर्डिंग इस तरह से है कि अगर एओपी ने अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे किया हो तो फिर
शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मेंबर को मिलता था वो उसके लिए एग्जाम्प्ट होता था, सिर्फ रेट पर्पज़ के लिए हम ऐड करते थे। अब अगर एओपी की इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो फिर क्या होगा, वो तो अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे नहीं करेगी। इस प्रोविजन से अपेरेंटली मतलब यही निकलता था कि भाई एओपी की इनकम अगर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो फिर उसको पार्टनर के ऊपर कोई उसकी इनकम को टैक्सेबल नहीं कर देना चाहिए। मतलब अगर आप इस प्रोविजन को पढ़ें तो ये सिंपल ये कह रही है कि आप एओपी अगर अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे कर दे तो पार्टनर के लिए वो एग्जाम्प्ट है, हाँ सिर्फ रेट पर्पज़ के लिए ऐड करेंगे उसकी इनकम में। लेकिन अगर एओपी की ही इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो फिर क्या होगा। सो जो इंटेंशन थी लॉ की वो तो यही थी कि भाई एओपी की इनकम अगर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो भी पार्टनर के लिए उसको टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात लिखी हुई नहीं थी कहीं पे। सो अब इसको ऐड लिख दिया गया है, एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई है टैक्स लॉ में सेक्शन 92 में। और वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है जी कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इफ़ द इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज एग्जेम्प्ट, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, नो टैक्स इज पेएबल अंडर द ऑर्डिनेंस ड्यू टू दिस एग्जाम्पशन, द शेयर रिसीव्ड इन कैपेसिटी एज मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ एसोसिएशन पर्सन शैल रिमेन एग्जाम्प्ट। सो ये क्लैरिफिकेशन ऐड कर दी कि भाई अगर आपकी इनकम एओपी की एग्जाम्प्ट थी तो फिर पार्टनर के लिए अगेन वो एग्जाम्प्ट ही रहेगी। ये मज़ीद क्लैरिफिकेशन डाल दी ताकि कोई डाउट जो है वो ना रहे इसकी एप्लीकेशन में। नेक्स्ट फ्यू चेंजेस इन टैक्स रिजीम्स। टैक्स रिजीम्स में जो पहली चेंज वो ये कि जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 है सेपरेट टैक्सेशन वाला, जिसमें टैक्स इम्पोज्ड फाइनल टैक्स होता है। उसमें कुछ सेक्शंस जो हैं वो कोट नहीं हुए हुए थे, ये सिर्फ इस सेक्शन में कुछ इनकम्स और हैं जिनको ऐड कर दिया गया है। सो वो जो इनकम्स ऐड हुई हैं वो सेक्शन 5, 5A, 5AA, 6, 7, 7A, 7B, 7E, ये कुछ सेक्शंस हैं जो ऐड कर दिए गए हैं। यानी कि जो लिस्ट ऑफ आइटम्स थे जिनको सेपरेट टैक्सेशन में टैक्स होना था उनकी लिस्ट में इजाफा हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये जो पहले की लिस्ट है इसमें कुछ और इनकम्स का इजाफा हो गया, कुछ और इनकम्स भी हैं जिसमें ऐड होंगी। सो ये आपको बस एक लिस्ट अपडेट अब करनी पड़ेगी, जो आप सेपरेट टैक्सेशन का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने कुछ आइटम्स को मज़ीद ऐड कर लेना है। टैक्स रिजीम्स में ही जो दूसरी इंपॉर्टेंट चेंज है वो सेक्शन 113 में हुई है। सेक्शन 113 इज़ अबाउट मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स के केस में हमने ये पढ़ा था कि आप अपने मिनिमम टैक्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर वो नॉर्मल टैक्स से बढ़ जाए। तो जितना बढ़ जाता था उसको हम 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अब ये जो 5 ईयर्स है इसको चेंज कर दिया गया। अब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर 3 ईयर्स, 3 टैक्स ईयर्स। सो पहले ये 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता था, अब इसको 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड की इजाज़त दे दी गई है। तो वो जो 2 साल जो हैं वो अब कम कर दिए गए हैं, अब आप इसको सिर्फ 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जितना आपका एक्सेस होगा सेक्शन 115 113 की वजह से उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन 3 साल तक। इसी तरह आपका जो टैक्स पेएबल था यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम का टैक्स पेएबल, उसमें उसको कंपेयर करते थे आप मिनिमम टैक्स से। मतलब उसमें शामिल नहीं करते थे आप फाइनल टैक्स की इनकम और सेक्शन 4B यानी जिन इनकम्स पे सुपर टैक्स अप्लाई होता है। तो ये अब टैक्स लॉ ने कहा ये कि जनाब इसमें एक 4C सुपर टैक्स ऑन हायर अर्निंग इनकम्स, ये वाली इनकम्स को भी शामिल नहीं करना। ये थ्योरेटिकली बस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि सेक्शन 4B और 4C का एक वर्ड ऐड कर दिया है कि 4C का भी अगर कोई टैक्स है तो उसको भी ऐड नहीं करना। मसला सिंपल ये है कि 113 का जो मिनिमम टैक्स होता है उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम के टैक्स पेबल से कंपेयर करना होता है। बाकी जो और फाइनल टैक्स रिजीम या सुपर टैक्स या हायर अर्निंग टैक्स, हायर अर्निंग पर्सनस टैक्स जो है उसको उसके साथ इसको कंपेयर नहीं करना। सिंपल नॉर्मल टैक्स रिजीम के टैक्स के साथ इसको आप कंपेयर करेंगे। सो दिस वाज द चेंज इन टैक्स रिजीम्स। टैक्स रेट्स में कुछ चेंजेस हैं वो ज़रा देख लेते हैं। जो टैक्स रेट्स चेंज किए गए हैं उसमें डेप्रिसिएशन, ये तो खैर डेप्रिसिएशन के रेट में कोई चेंज नहीं है। इनिशियल अलाउंस के रेट में भी कोई चेंज नहीं है। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ आल्सो बीन केप्ट द सेम। प्रॉफिट ऑन डेट, हाँ डिविडेंड, डिविडेंड के केस में
टैक्स रेट्स चेंज कर दिए गए हैं। सो ये एक इजाफा हो गया है। अगेन मैं रेट्स के केस में ये कहूँगा कि इस पे कोई ख़ास आपको आपको मेमोरी के ऊपर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रेट्स का टेबल होता है वो आपको गिवन होता है एंड पे। तो अगर कोई रेट की चेंज है, जैसे कुछ डिविडेंड्स जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की और उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो उसके लिए रेट ऑफ टैक्स जो है उसको ज़ीरो कर दिया गया है। इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अभी हम बात कर रहे थे कैपिटल गेन्स में, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके लिए रेट ऑफ टैक्सेस जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। पहले आप गेन कैलकुलेट करते थे, उसके होल्डिंग पीरियड से टैक्सेबल गेन निकालते थे और फिर उस गेन को के ऊपर ये टेबल अप्लाई करते थे। सो अब क्या कर दिया टैक्स लॉ ने, एक नया टेबल इंसर्ट कर दिया है और इस टेबल के मुताबिक आपने ओपन प्लॉट के लिए अलहदा रेट ऑफ टैक्स है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स के लिए अलहदा से रेट ऑफ टैक्सेस हैं। हाँ, जो होल्डिंग पीरियड है वो अब इस इन टैक्स स्लैब्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। ठीक है। सो ये टेबल आपको एग्जाम में गिवन होगा, कोई ज़रूरत नहीं इसको इस फटीक में पढ़ने की कि मैं इसको कैसे याद रखूं। सो दिस दीज अपडेटेड रेट्स विल बी गिवन। इसी तरह रेट्स ऑन सिक्योरिटीज़, जो 37A के अंडर टैक्स होते हैं सिक्योरिटीज़, उनका भी रेट ऑफ टैक्स चेंज कर दिया गया है। अगेन ये जो टेबल है आपको गिवन होगा, इस लाइन से ऊपर जो टेबल गिवन है, ये ब्लैक लाइन से ऊपर, ये टेबल आपको एग्जाम में गिवन होगा। इट कंटिन्यूज ऑन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो, लेकिन मैं रेट्स को इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा क्योंकि ये रेट्स तो आपको गिवन होते हैं एज इट इज़। इसी तरह जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसके लिए रेट ऑफ टैक्सेस चेंज हो गए हैं। पहले ये 12 स्लैब्स पर मुश्तमिल थे, अब ये 7 स्लैब्स पे कन्फाइन कर दिए गए हैं। और अगेन इसमें भी कुछ ख़ास याद रखने को नहीं है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, मेमोरी को कम से कम बर्डन डालें और दिस टेबल विल बी गिवन इन द एग्ज़ाम। और जो नॉन सैलरीड पर्सन है उसके लिए भी रेट ऑफ टैक्सेस चेंज कर दिए गए हैं। अगेन दिस विल आल्सो बी गिवन इन द एग्जामिनेशन। सो दैट्स अबाउट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इसमें जो चेंजेस हैं कैफ 2 से मुतलिक, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें रिटर्न्स अपील असेसमेंट्स और सेल्स टैक्स लॉ में जो चेंजेस हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।